शिमला के नजदीक रामपुर में बादल फटने की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। ये तस्वीर देखिए, उफनती नदियों के बीच जवान लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ के जवान आप देख रहे हैं, बीच में रस्सी का सहारा लेकर पानी का उफान आप देख रहे हैं कितना ज्यादा है और लोगों की जान बचाने की कवायद है। एक छोर पर लोग खड़े हैं जिन तक मदद पहुंचनी है, तो दूसरी छोर पर आप देख रहे हैं एनडीआरएफ के जवान खड़े हैं। ये पूरी टीम खड़ी है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। देखिए, तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश के रामपुर से दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान जो है वो जान बचाने में लगे हुए हैं। एक तरफ दूसरे नदी के दूसरे छोर पर आप देख रहे हैं लोगों का जमावड़ा है और लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। और रस्सी के सहारे फिर लोगों को इस तरफ खींचने की कोशिश है और बीच में उफनती हुई नदी है। पानी का बहाव बहुत तेज है, कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा है। रामपुर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट करम सिंह ने पूरी बात बताई है। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में, लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट, और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे। तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं। और साइड में देख ही रहे हैं लगभग 20-22 फीट के आसपास यहाँ पर मलबा ऊपर से आया है पानी के साथ साथ, और नाइट में लगभग मिडनाइट के दौरान ये मलबा आया है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम 2 एनडीआरएफ की टीम है जिसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है, और साथ ही साथ अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आर्मी भी है यहाँ पर साथ में, और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सिविल पुलिस, और साथ में एसडीआरएफ और अदर वॉलंटियर्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। और आइए अब आपको हिमाचल के रामपुर के बुशहर इलाके की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जेसीबी के सहारे पुनर्निर्माण का जो काम है वो जारी है। यहाँ पर भी रेस्क्यू चलाया जा रहा है। इसी इलाके में बादल फटने की घटना हुई थी और जेसीबी के सहारे ये जो मलबा है हटाया जा रहा है। लोगों के लिए रास्ता क्लियर किया जा रहा है ताकि लोगों की आवाजाही आसान हो सके। और अब आपको शिमला के समेज गांव की तबाही दिखाते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक मंजर है। ये 2 तस्वीरें देखिए, तबाही से पहले और तबाही के बाद का गांव के हालात क्या है। तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत ने इस गांव में कितनी भयावहता मचाई है, कितनी तबाही मचाई है, और ये सब कुछ तहस नहस कर गई। जो बादल फटा, उसके बाद तेज बारिश हुई और उसके बाद ये हालात बहुत खराब हो गए। शिमला के समेज गांव में TV9 संवाददाता पहुंचे और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए, जो तूफान आया, जो बादल फटा, 1 अगस्त 2024 की ये तस्वीरें, कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको देख रहे हैं आप कि एक साथ इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि सब कुछ तहस नहस हो गया। बादल फटा इस इलाके में, समेज गाँव। और TV9 संवाददाता हरपिंदर टोहरा पहुंचे हैं इसी समेज गांव में, जहां तबाही का उन्होंने जायजा लिया है। उनकी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के समेज गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और तबाही ही तबाही, जहां भी हम जाते हैं तबाही ही तबाही जहां पर नज़र आती है। इस वक्त हम समेज गांव के स्कूल में मौजूद हैं और स्कूल के हालात आपको दिखाते हैं। टूटी हुई कुर्सियाँ पड़ी हैं और टूटे हुए शीशे पड़े हैं खिड़कियों के, और इस रास्ते से पानी अंदर घुसा था और अपना रास्ता बनाता हुआ पानी आगे निकल गया। आप देख सकते हैं कि ये हालात कैसे अब बने हुए हैं। यहाँ पर भी पत्थर ही पत्थर इस बिल्डिंग के आसपास पड़े हुए हैं, और देख सकते हैं कि 2-3 दिन पहले जहाँ पे स्कूल चलता था, बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन अब इसके हालात आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रॉफ़ी है जो इस स्कूल ने कभी जो जीती होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है जोनल लेवल अंडर 19 गर्ल्स माइनर गेम टूर्नामेंट 2023, यानी कि 2023 में इस स्कूल ने ये कोई स्पोर्ट्स में
बैडमिंटन में जो है ये ट्रॉफ़ी जो जीती होगी ये यहाँ पे पड़ी हुई है, यानी कि एक स्कूल की निशानी अब यही बची है और तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो समेज गांव में ये त्रासदी दिखा रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें समेज गांव में जो तबाही आई है, लोगों का सब कुछ बहा कर ले गए। हरपिंदर की आपने एक रिपोर्ट देखी, इससे पहले हरपिंदर ने लोगों से बातचीत की है तो उनकी आंखों में कैसे आंसू आ गए इस त्रासदी को सोचकर कि सब कुछ उनका खत्म हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में। सभी टीमें जुटी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। एक मैं छोटी सी आपको एक तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पीछे जो मकान है, ये पहले आप इसको देखिए कि इसका ऊपरली बिल्डिंग तो जो ऊपरला फ्लोर है वो तो अभी वैसा ही दिखाई दे रहा है। जो नीचे वाला फ्लोर है जहाँ पर देखिए मलबा ही मलबा जो है भरा हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ मलबा भर चुका है। और यहाँ पर 3 लोग रहते थे जो हमें जानकारी मिली है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पे चल रहा है। जो आप देख सकते हैं कि CIS ITBP की टीम जो है अभी यहाँ पे काम कर रही है। अगर कोई यहाँ पे नीचे होगा तो उसको निकाला जाएगा तो उसकी कोशिश हो रही है। ये हमारे साथ एक लेडी हैं, ये इनका ही असल में मकान था, ये वहाँ पर मौजूद थी जब ये पूरा वाक़या हुआ। तो इनसे बात करते हैं कि जब बादल फटने के बाद ये सारी घटना हुई है वो कैसे इन्होंने अपने आप को बचाया है। आपका नाम क्या है? नूरमा देवी सर। अच्छा, सबसे पहले जब ये बादल फटा तो आप यहाँ से कैसे भागे? सर बेटा उठा, बोला मम्मी पानी आ रहा, पूरा मकान हिल गया। हाँ। तब दौड़े हम। हाँ। 2 मिनट पहले। कितने लोग थे आप? 3 ही थे, 2 बेटे थे और मैं थी। 3 लोग थे हम। जब पानी आया था तो उससे कितना समय पहले आप भागे? 1 मिनट पहले निकले सर हम। 1 मिनट पहले बच गए हम। तो कैसे भागे, कहाँ से निकले फिर? से भागे, जैसे हम यहाँ पहुँचे वैसे पानी आ गया पीछे से। तो ये आपका ही मकान है सारा? पूरा सर मेरा मकान है। तो आप कितने लोग हैं? हम 5 है। 5 है। हाँ। तो अब आपकी सरकार से क्या मांग है? क्या मांगे सर, क्या देंगे सरकार, सब कुछ तो खत्म हो, क्या उम्मीद रखें। फिर भी क्या आप कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से सरकार को? आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, रोइए मत, फिर भी आप बात कीजिए, क्या आप कहना चाहेंगे? हिम्मत नहीं है सर। देखिए बिल्कुल लोग भावुक हैं। आप इनकी बेटी हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? पूजा है सर। मैं तो यही गुजारिश करना चाहूँगी सर, एक्चुअली हम लोग लैंड लूज़र हो चुके हैं, हमारे पास कोई लैंड नहीं बची है। यहाँ से आगे हमारी लैंड थी, कुछ भी नहीं बचा है सर। तो कितनी ज़मीन कितनी थी? ज़मीन सर हमारे पास 1-2 खेती थे सर सिर्फ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ी बहुत हमें घर बनाने के लिए कुछ मदद कर ले सर। वो तो लोगों की आंखों के सामने जब उनका घर उजड़ गया तो लोग भावुक हो गए कैमरे के आगे। आपने हरपिंदर की रिपोर्ट देखी। हरपिंदर हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी गांव से जहां पर भयंकर तबाही मची है। हरपिंदर तोड़ा जुड़ रहे हैं लाइव इस वक्त हमारे साथ। हरपिंदर, हमने लोगों की जबान से सुनी जो त्रासदी उन्होंने देखी है, जो आंखों देखी है, लेकिन प्रशासन इस वक्त किस किस बात को सुनिश्चित करा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट इसी गाँव से सामने आ रही है? देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है बीते दिन से ही, और अब से कुछ देर पहले बारिश हुई थी, ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, तो अब थोड़ा टाइम के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रुका था, लेकिन अब हल्की बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो टीमें लगातार NDRFO और बाकी और टीमें हों लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी हुई हैं। जो आप देख सकते हैं कि ITBP की टीम है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और लगातार लोगों को ढूंढने की कोशिश जो है की जा रही है। 36 लोग लापता हैं, तो उनको ढूंढने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। और कुछ उनके जो रिश्तेदार हैं लोगों के जो लापता हुए हैं, तो वो भी काफ़ी लोग यहाँ पे अभी इकट्ठा हुए हैं। जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो ये काफ़ी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यह क्या कहना चाहते हैं, तो क्या क्या इनकी अब सरकार से डिमांड है। तो आप देख सकते हैं कि पहले तस्वीरों में कितने लोग भावुक हो चुके हैं, क्योंकि सामने से ही जब कोई आपका चला जाता है तो काफ़ी जो भावुक ऐसे पल होते हैं कि जो सोचा ना हो अचानक वो चीज़ जो हो जाती है। तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? हाँ जी, टिपना देवी। आपका कोई रिश्तेदार या? मेरी भाभी जी, मेरी भाभी जी थी। तो वो समेज गांव के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी, यहीं के नीचे के। हाँ जी। तो अभी कुछ प्रशासन ने कुछ आपको बताया है कि कुछ नहीं, मिला? कुछ नहीं है जी सर, कुछ भी नहीं है, पता नहीं लग रहा।
कुछ और लोग भी हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मैं उसकी मौसी है जो 3 दिन लेके गए मेरी बेटी। अच्छा, क्या कहना है? आपकी बेटी थी? मेरी बेटी थी, एक नानू था, एक नानी थी। यहाँ कंपनी में जॉब करते तो कैसी किस हालत में गए भगवान जाने। गोदी में ले गई वो दोनों बच्चों को, अपने पता भी नहीं चला उसका कैसे गई, किस हालत में गई। हे परमात्मा, हे प्रार्थना है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो मतलब इसी गांव में कब से रह रहे थे? ये 14-15 सालों से जॉब करती थी हाइड्रो प्रोजेक्ट में। अच्छा, हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करते हैं। हाँ जी, हाइड्रो प्रोजेक्ट में 14 साल से थी। उनके बच्चे कितने? 2 बच्चे ले गए अपने साथ, एक लड़का था, एक लड़की थी। 7 साल की बेटी, एक 4 साल का बेटा था। जी, सबसे छोटे वही गए इस ब्लड में, सबसे छोटे जो थे वही थे, बाकी तो सारे बड़े बड़े थे ना, मेरे मुन्ने छोटे। तो बिल्कुल ठीक है, आपने सुना है हरपिंदर, कि मैं आऊंगी 7 आपके साल की पास। बच्ची लोगों की बात हरपिंदर सुनवा रहे हैं और जो जानकारी मिली है कि इसी गांव में जो 25 घर रहे वो पूरी तरह से खत्म हो गए, पानी में बहते चले गए और लोगों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है क्योंकि उनके अपने गायब हैं, अब तक कोई पता नहीं लग पाया है और एनडीआरएफ की टीमें अब लोगों को तलाशने में, उन्हें ढूंढने में जुटी हुई हैं। और अब आपको हिमाचल के कुल्लू से हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत भयावह तस्वीरें आई हैं। बादल यहाँ पर भी फटा है। कुल्लू में मलाड़ा पावर प्रोजेक्ट बांध टूटने से कुल्लू में कई मकान और मंदिर प्रभावित हुए हैं, कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये डैम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। आपको हम मनाली के बाद तस्वीरें दिखाते हैं मंडी की। यहाँ ब्यास नदी की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। ये ड्रोन तस्वीरें देखिए, आपको हर जगह पानी नजर आएगा। पहाड़ों पर इस वक्त सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं, तबाही इतनी ज्यादा है कि भयानक मंजर हर तरफ दिखाई दे रहा है। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं और आप जहां तक नजर जाएगी आपको लगेगा पानी ही पानी, क्योंकि ये सैलाब है और इसी इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई, बादल फटा। बादल फटने के बाद हालात भयानक हुए और लोगों पर जो उनके घर हैं सब कुछ क्षतिग्रस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में आई आपदा पर बोले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। उनकी तरफ से कहा गया आपदा पर नजर है और करीब 49 लोग लापता हैं। इस वक्त ये जानकारी दी गई है। फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। सीएम सुक्खू की तरफ से जो बयान आया उसके मुताबिक जो फंसे हुए लोग उन तक टीमें पहुंच रही हैं। मनाली में कई सड़कें टूटी हुई हैं, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग्स हुई है मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं और अगर धूप निकलेगी तो और प्रशासनिक जो बचाव कार्य है उसमें वो हम और अधिक तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजना सब बह चुकी है। डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो हाँ अभी स्पॉट पर भी है। तो सीएम सुक्खू को आपने सुना। अब आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो तबाही है लेकिन उत्तराखंड में भी हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। सोनप्रयाग की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में सोनप्रयाग से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर सामने आई। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, पहाड़ों से पत्थर लगातार बरस रहे हैं। लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया लेकिन ये बहुत भयानक मंजर है। इस इलाके को बंद करना पड़ा है। ये रास्ता आवाजाही का है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं लेकिन जैसे ही पहाड़ इस तरह दरकना शुरू हुआ या पत्थर गिरने शुरू हुए इस रास्ते को बंद कर दिया गया। जो आसपास मुसाफिर रहे उन्होंने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो सामने आया है। मुसीबत इसके बाद आ गई है लोगों के सामने कि अब आवाजाही पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। सोनप्रयाग का ये रास्ता, उत्तराखंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर।
और लैंडस्लाइड के बाद कई लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू कर उन्हें निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है या ये जो टीम है उनकी तरफ से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उन तक मदद पहुंचे जो रिमोट एरियाज़ में, जो एरियाज़ में फंसे हुए हैं, ऐसे एरियाज़ में जहां पर लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही है, उन तक मदद पहुंचे, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से, 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ सोनप्रयाग की तस्वीरें हैं। पहाड़ों पर चढ़कर लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, पहाड़ों को काटा जा रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं वो लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीर है, जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और ये वीडियो भी सामने आ गया। और एक और त्रासदी ये है कि केदारनाथ से भी खबर मिल रही है। केदारनाथ घाटी में 3000 लोग फंस गए। यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन में चीनूक हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। राहत और बचाव में 72 टीमें इस वक्त लगी हुई हैं। सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। दरअसल ये रास्ते बहुत संकरे हैं और दूसरी तरफ पहाड़ है, तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज है 3000 यात्री, इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। जो श्रद्धालु रास्ते में फंस गए हैं उन तक मदद पहुंचाना, क्योंकि इस इलाके में भी ज़बरदस्त बारिश हुई है और लोग फंस गए हैं। इस यात्रा को, केदारनाथ यात्रा तक को रोका गया है। और आइए अब आपको केदारनाथ में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। एसडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं रस्सी के सहारे। ये ह्यूमन चेन बनाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। वायुसेना की टीमें भी लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। ऑपरेशन में चीनूक हेलीकॉप्टर MI-17 को लगाया गया है। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट वाली तस्वीरें भी आ रही हैं। ये देखिए तस्वीरें, जब एयरलिफ्ट किया गया, यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँचा और लोगों को इस जगह पर पहुँचाया गया, इस हेलीपैड पर, और फिर एयरलिफ्ट किया गया। बादल फटने की वजह से 3000 से ज़्यादा यात्री इस इलाके में फंस गए। 3 तस्वीरें एक साथ देखिए। ये तांडव है जो कि इस वक्त पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है। पहले जल प्रलय आया और उसके बाद फिर ये तस्वीरें, जब 3000 लोग फंसे हैं और उन्हें इवैक्यूएट करने की सबसे बड़ी चुनौती है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की चुनौती है। अब आपको एसडीआरएफ के रेस्क्यू की और तस्वीरें दिखा रहे हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। MI-17 को लगाया गया है, चीनूक हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। आपको सुनाते हैं यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना। हम केदारनाथ के दर्शन होकर आए थे, हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुंच के हमने दृश्य जो देखा है ना आंखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया और बड़ी मुश्किल से निकले हम। प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है और काफ़ी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है और बहुत बढ़िया प्रशासन का अच्छा काम है यहाँ। और आइए अब आपको उत्तराखंड के चमोली जिले की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। चमोली में भी भयंकर तबाही मची है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से यहां पर भी लोग दहशत में हैं। अलकनंदा नदी उफान पर है और तेज बहाव देख रहे हैं आप। चमोली से तस्वीरें हैं। यहां पर निचले इलाकों में सबसे ज्यादा दिक्कतें बढ़ी हैं। और पहाड़ों से आपको दक्षिण की ओर ले चलते हैं। केरल के वायनाड की ड्रोन तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। कैसे हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपको देखिए तस्वीरें, देखिए वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 308 तक पहुंच गई है। हादसे के 4 दिन बाद भी सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब आपको मध्य प्रदेश की खबर दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से भोपाल के भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये भदभदा डैम के गेट खोले गए हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि पानी को रिलीज करने के लिए डैम के गेट खोले गए हैं। मध्य प्रदेश के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से डैम के एहतियातन गेट खोल दिए गए हैं। और इस बीच आपको हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता की एक रिपोर्ट दिखाते। मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर बीते 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको भोपाल के भदभदा डैम की दिखा रहे हैं जहां पर आज सुबह ही 5 गेट खोले गए हैं। चूँकि पूरे भोपाल में 24 घंटे से
लगातार बारिश हो रही है और उसी का नतीजा है कि जितने भी आसपास के डैम हैं, चाहे वो कलियासोत हो, भदभदा हो, कोलार हो या फिर नर्मदापुरम का तवा डैम ही क्यों ना हो, सभी के गेट खोले गए हैं। भोपाल की अगर बात करें तो कोलार डैम के 4 गेट खोले गए हैं, कलियासोत के 3 डैम खोले गए हैं और ये जो तस्वीर आप भदभदा की देख रहे हैं, यहाँ के 5 गेट खोले गए हैं। इसके अलावा नर्मदापुरम के 5 गेट खोले गए हैं। अशोकनगर की अगर हम बात करें तो राजघाट में 8 गेट खोले गए हैं और जबलपुर का जो सबसे बड़ा बांध जिसे कहें बरगी डैम, उसके 7 गेट खोले गए हैं। पूरे प्रदेश की अगर आप बात करें तो 6 ज़िलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी है और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 30 ज़िलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब चूँकि जैसे ही भदभदा का पानी छोड़ा जाता है, चूँकि ये पानी अगर आप देखें इस डैम की अगर आप बात करें तो ये भोपाल के बड़ा तालाब पर बना हुआ बांध है और भोपाल के बड़े तालाब का जल स्तर हम देख रहे थे कि लगातार बढ़ रहा था और आखिरकार अब स्थिति ऐसी आई है कि इस सीज़न में पहली बार इस बांध के गेट खोलने पड़े हैं। फिलहाल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है क्योंकि जब जब इस बांध का पानी छोड़ा जाता है, जो निचली बस्तियां हैं, नदी किनारे जो बस्तियां हैं, उसमें पानी जमा होता है। तो हालांकि प्रशासन ने उन बस्तियों में कई घरों को खाली भी करवाया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मैदानी इलाकों में भी बारिश ने हाल बिगाड़ रखा है। अब आपको मध्य प्रदेश के ढिंडोरी की दिखाते हैं तस्वीरें, जहां बरसात लोगों के लिए आफत बनकर आ गई। ये तस्वीरें देखिए कैसे नर्मदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। घाटों में पानी भरा हुआ है, घाट पर बने मंदिर डूब गए हैं। बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। और आइए आपको एक और तस्वीर ढिंडोरी की दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी में सिवनी नदी उफान पर है। इस बीच कांवरिये जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कांवरियों का ये रैला देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ह्यूमन चेन बनाकर नदी पार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत जोखिम है जो कि ये कांवरिये उठा रहे हैं। जान हथेली पर लेकर। चलिए खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। यूपी में नजूल भूमि विधेयक पर TV9 से बोले सिद्धार्थनाथ सिंह, बिल का विरोध नहीं किया, उनकी तरफ से कहा गया, सिर्फ सुझाव दिया गया। ये सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। पार्टी सरकार के फोरम पर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा की गई है, ये भी सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा और सरकार ने मेरे सुझाव को स्वीकार किया है। उनकी ओर से ये भी कहा गया पीढ़ी दर पीढ़ी लीज चली आ रही है और उनकी तरफ से कुछ जरूरी सुझाव दिए गए जिसे सरकार की तरफ से स्वीकार हुआ है। नजूल जमीन के विधेयक को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विधानसभा में इस विधेयक के सबसे पहले विरोध करने वालों में बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह भी रहे। सिद्धार्थ जी, अब तो ये मामला सिलेक्ट कमेटी के पास चला गया है, विधान परिषद में मामला अटक गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि विधायकों के बीच में इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष इतनी हाई तौबा क्यों है? ऐसा है, पहले तो आपने विरोध कहा, मैंने कोई विरोध नहीं किया, मैं तो सुझाव दिया। मैं मान लिया सुझाव विरोध में बहुत महीन फर्क मान लिया। नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। सुझाव अलग होता है, विरोध अलग होता है। और जब सुझाव दिया तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और चर्चा करके मैंने रखा, ऐसा नहीं है। पार्टी के फोरम पे ही चर्चा करके ही रखा और सरकार के फोरम पे रखा और वो मैंने रखा विषय और सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया। तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ अगर ये कानून बन जाता तो क्या ऐसी आफत आ जाती? नहीं, इसके अंदर कुछ विषय रहते हैं। ये लीज जो है ये पुरानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और उन लोगों का किसी के पास 60 साल है, कोई 90, ऐसे करके बहुत सालों से चली आ रही है, जब से आज़ादी शुरू हुई, आज़ादी के बाद से। तो उन लोगों को वो बेघर ना हो, तो उन लोगों के विषय में एक जनप्रतिनिधि के होते हुए मैंने ये सरकार के बीच में भी पहले रखा, पार्टी में भी रखा और उसके बाद सदन में रखा और सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया कि लीज उनकी एक्सटेंड कर दी जाए। तो इतना ही विषय था। तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें विवाद है या विरोध है। देखिए, इसमें एक तरीके से ना मैसेज ये जा रहा है, विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आपस में ही इनकी बनी नहीं और स्कोर कर रहे हैं पर्सनल,
तो ये अगर मामला पहले ही अगर इस पर चर्चा हो गई रहती, पहले ही से देख लिया गया था, लोगों की रायशुमारी कर ली गई है, तो ये लगता है कि सरकार अपने फैसले से यू टर्न ले रही है। अच्छा, जो विपक्ष कह रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, क्या आपके टाइम पे प्रवर समिति को नहीं गया? तो प्रश्न तो आप पे भी उठ जाएगा, तो आप में भी तो गया था। और प्रवर समिति कोई बाहर की समिति नहीं है, एक संसदीय प्रक्रिया है, और संसदीय प्रक्रिया के अंदर इसीलिए बनी है कि चर्चा करने के बाद कोई चीज़ आती है, उस पर चर्चा होती है, चर्चा करने के बाद सही लगे तो उसको भेज दिया जाए। और ये पार्टी के लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने करा, और इसके लिए कोई वो नहीं हुआ। उसमें भी सरकार से बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने खुद मीटिंग कॉल करी, क्योंकि विधायकों ने कुछ और एक्सप्रेस किया अपना। वो सब चीज़ सुनते हुए फिर मुख्यमंत्री जी ने बात करी, दोनों डिप्टी सीएम्स को बुलाया, ये भी नहीं कि अकेले कर लिया पार्टी से, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बुलाया, सुरेश खन्ना जी को बुलाया जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं हमारे संसदीय कार्य मंत्री, और उसके बाद निर्णय करा। और केशव जी ने स्वयं इसको प्रेजेंट किया, तो ये भी बड़ी बात है, केशव जी ने प्रेजेंट किया, क्योंकि जहाँ एंगल आप लोगों का जा रहा है उसमें केशव जी ने ही प्रेजेंट किया था विधान परिषद में, और उसको पार्टी के अध्यक्ष ने प्रवर समिति कहा, तो बात प्रवर समिति को चलेगी, इसमें विवाद नहीं है। मेरे को आज तक नहीं समझ आया। एक एंगल ये आ गया कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी अपना दल, उसके जो नेता है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने कहा कि बिल को ही वापस ले लीजिए, जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनको आइडेंटिफाई करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। देखिए, मैंने उनका बयान सुना नहीं है, तो इसलिए मेरे को टिप्पणी इस पर करूंगा नहीं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा कोई विवाद है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा विचार विमर्श की जरूरत पड़ी, इसीलिए प्रवर समिति के पास भेजा गया। लेकिन सरकार के जो सहयोगी हैं वो विरोध कर रहे हैं। नजूल भूमि विधेयक पर अनुप्रिया पटेल का बयान आया है, विधेयक गैर जरूरी है, आम जनता की भावनाओं के खिलाफ है विधेयक, ये बिल, और इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए, ये अनुप्रिया पटेल की तरफ से कहा गया। गुमराह करने वाले अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी कहा गया। आइए आपको विस्तार से बताते हैं नजूल भूमि विधेयक पर अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा है। नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को भेजा गया है। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा साफ मानना है कि ये विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है, बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए, और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह करने की कोशिश की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नजूल जमीन विधेयक को लेकर योगी सरकार के खिलाफ क्या हमला बोला है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा यह है कि नजूल जमीन विधेयक दरअसल बीजेपी के कुछ लोगों के व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने, जो अपने आसपास की जमीन को हड़पना चाहते हैं। गोरखपुर में ऐसी कई जमीनें हैं जिन्हें कुछ लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए हथियाना चाहते हैं। आशा है मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान लेते हुए ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, खासतौर से गोरखपुर में। और इस बीच आपको बता दें कि संजय निषाद क्या कह रहे हैं इस विधेयक को लेकर, आपको सुनाते हैं। कि वो ऐसा घुमा रहे हैं कि वोट नाराज हो रहा है। 2027 चुनाव है, 2029 चुनाव है, हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा। कि जो नजूल की भूमि पर कोई बड़ा आदमी बसा है तो जितना बसा हो उसको भी छोड़ दिया जाए, जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसे ले लिया। लेकिन जो भी जो है बिलो 9 है, जिसके पास केवल मकान है और थोड़ी सी दरवाजे पर जमीन है, तो वो उनको तो उसको तो उसी किसी भी तरीके से किराए पर दे दिया जाए, उसे कुछ भी ले लिया जाए, उसे सहयोग लिया जाए भारत देश को चलाने के लिए। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक में सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। नए कानून के बाद अब नजूल की संपत्ति फ्री होल्ड नहीं होगी। जिन्होंने फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा किया है उनका पैसा ब्याज समेत वापस किया जाएगा। नजूल की जमीनों को लेकर कोर्ट में चल रहे मामले कानून आने के बाद खत्म हो जाएंगे। डीएम चाहे तो किसी का पट्टा रिन्यू कर सकता है। कानून के तहत किसी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा, न ही परेशान किया जाएगा। जिन्होंने फ्री होल्ड के लिए आवेदन किया है उनका 30 साल के लिए रिन्यूअल किया जाएगा। जिन पट्टा धारकों ने शर्तों का उल्लंघन नहीं किया उनका भी 30 साल के लिए रिन्यूअल किया जाएगा। इसके अलावा पुरानी जमीन की लीज का रिन्यूअल नहीं होगा। साथ ही ये किसी भी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को लीज पर नहीं दी जाएगी।
हमारे साथ ये हमने आपको बताया कि बिल के तहत प्रावधान क्या क्या है। रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। पहले ध्वनि मत से पारित होता है और उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता है विधेयक। क्या वजह है आखिर इसकी? और सरकार के विरोधी, सरकार के सहयोगी भी विरोध कर रहे हैं। ये बड़ा विवाद सामने आया है। देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इसको लेकर के क्या होमवर्क नहीं किया था, क्या उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के इतने सारे विधायकों का विरोध उसे झेलना पड़ेगा। हालांकि विधानसभा के अंदर ही विरोध शुरू हो गया, उसके बाद सरकार जो है क्राइसिस मैनेजमेंट में जुड़ी और फिर उस तरीके से सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री के कैंप के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोग विरोध करें, जैसे कि अपना दल के अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ये बिल गैर जरूरी है। आपने अभी संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, उनकी बात सुनी। ओम प्रकाश राजभर से सवेरे बात हुई थी, उन्होंने भी यही बात की। यानी बीजेपी के सभी सहयोगी दल एक राय है उनकी कि ये बिल जो है इसकी ज़रूरत नहीं थी। पर ये इनमें से सभी, वो ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, ये सभी मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट में भी आया था, तब किसी ने उसका विरोध नहीं किया। मुझे लगता है कि विधायकों का इतने बड़े विरोध के बाद सबका मन बदला है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि इसमें सरकार की किरकिरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार इस बिल को लाने पर, उसको कानून बनाने पर उतारू थी और विरोध के बाद उसे अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा, यानी सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। बड़ी बात आप कह रहे हैं पंकज जी, और इससे सवाल ये भी खड़ा होता है कि बिल लाने से पहले क्या सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था? बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज, ये जानकारी देने के लिए। और अब खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। दरअसल एक हड़कंप मच गया उनके पोस्ट से। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है। ईडी रेड को लेकर राहुल गांधी ने दावा कर दिया इस पोस्ट में, उन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग रची जा रही है, मुझे ईडी के सूत्रों ने जानकारी दी है। बाहें फैलाकर ईडी का मैं इंतजार कर रहा हूं, ईडी को चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। ये राहुल गांधी का पोस्ट आप देख रहे हैं, एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने। आधी रात को राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया है और जिसकी वजह से ये हड़कंप मच गया है कि आखिर इसका आधार क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी। तो अब जो बड़ा दावा किया गया है राहुल गांधी की ओर से, आपको दावा बताते हैं। राहुल ने क्या कहा? राहुल ने दरअसल आरोप लगाया, मेरा चक्रव्यूह वाला, जो मेरे खिलाफ ईडी छापेमारी है, मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, ये कहा। और मेरे खिलाफ ईडी छापेमारी की प्लानिंग रच रही है, ये कहा गया उनके पोस्ट में। उन्होंने ये भी कहा कि 29 जुलाई को संसद में उन्होंने भाषण दिया था, इसी चक्रव्यूह वाले भाषण को पसंद नहीं किया गया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल से पूछताछ हुई थी, ईडी का जिक्र क्यों, हम आपको ये बता रहे हैं। चक्रव्यूह वाला भाषण, बजट पर चर्चा के दौरान चक्रव्यूह का जिक्र किया गया और नेशनल हेराल्ड केस में राहुल से पूछताछ की गई थी ईडी के जरिए, तो इसीलिए ईडी का जिक्र आया। अब वो कह रहे हैं कि ईडी रेड करने की प्लानिंग उनके खिलाफ कर रही है। राहुल के आरोपों के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। संजय राउत ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ ने विदेश की भूमि पर रची जा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, मैं इतना कह सकता हूँ। क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियाँ उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। मैं समझता हूँ देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। और राहुल गांधी के आरोप पर कंगना रनौत और अरुण गोविल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं।
देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है, वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना बड़ा अजीब सा है, मतलब बात को कहीं और ले जाते हैं, वो कुछ और कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ और हैं, वो कुछ उस तरह से कुछ बड़ा अजीब सा है। उनके बारे में टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तृणमूल कांग्रेस का रेलवे पर बड़ी लापरवाही का आरोप सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजू दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में जो शेयर किया गया, टीएमसी का दावा है कि बर्धमान लोकल वंदे भारत ट्रेन एक ही ट्रैक पर आई। रिजू दत्ता ने, टीएमसी के प्रवक्ता ने लिखा है कि सिबाई चंडी रेलवे स्टेशन पर हादसा होते होते टल गया। ये वो वीडियो है जो हम आपको बता रहे हैं। बर्धमान लोकल वंदे भारत जो ट्रेन रही वो एक ही ट्रैक पर रही और एक बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा हादसा टल गया, ये इस वीडियो में कैप्शन में लिखा गया है। और आपको बताते हैं कि वीडियो में आखिर दावा क्या किया गया है। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन और बर्धमान लोकल, इन्हीं दोनों ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि एक ही ट्रैक पर मौजूद थी। ये वीडियो में दावा किया जा रहा है और इससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये टल गया। सरकार की नीति पर, रेल नीति पर सवाल उठाए गए हैं। ये देखिए, हम बिग वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं। ये बर्धमान लोकल है, ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं ये बर्धमान लोकल है, और ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये है वंदे भारत ट्रेन। ये एक ही ट्रैक पर मौजूद है। ट्रैक अगर आप देखेंगे तो ये एक ही ट्रैक पर मौजूद है और यही बड़ा आरोप लगाया गया है। एक ही ट्रैक पर बर्धमान लोकल और वंदे भारत ट्रेन है और ये दावा किया गया है इस वीडियो में, जिसमें आप ट्रैक भी देख रहे हैं अगर, तो ये एक ही ट्रैक दिखाई दे रहा है और ये वर्तमान लोकल और वंदे भारत ट्रेन जो है। अब हावड़ा बर्धमान कॉर्ड लाइन पर 2 ट्रेनें आमने सामने हैं, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस विजुअल में आप देख रहे हैं। सिबाई चांडी स्टेशन पर दोनों ट्रेन आमने सामने, ये स्टेशन का नाम सिबाई चांडी है। दोनों ट्रेनों में लगभग 800 से 1200 यात्री मौजूद थे, ये जो जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आपको बताते हैं जो आरोप लगाया गया है रिजू दत्ता की तरफ से, जो दावा किया गया है, एक एक बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये कहा गया है ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये हादसा टल गया। अब रेल मंत्री पर टीएमसी प्रवक्ता ने तंज कसा है और जो आरोप लगाए गए हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा रिजू दत्ता ने भारतीय रेलवे के पास के साथ क्या क्या हो रहा है, ये पहली टिप्पणी की गई। फिर उन्होंने कहा कि कोई टिप्पणी रेल मंत्री, ये क्वेश्चन मार्क करके पूछा है, और अक्षम मंत्री की बर्खास्तगी के लिए कितनी लाशें चाहिए। चौथी बड़ी बात जो पूछी गई, जो तंज कसा गया, रेलवे में व्यापक सुधार के लिए कितनी लाशें चाहिए। क्या ये रेलवे के निजीकरण को सही बताने की चाल है, ये सवाल पूछे गए हैं। जो वीडियो वायरल होने के बाद पूर्वी रेलवे ने बयान भी जारी किया है और इस वीडियो को ही गलत बता दिया है। पूर्वी रेलवे ने, इस डिपार्टमेंट ने इस वीडियो को गलत बताया है। टीएमसी के आरोपों पर ईस्टर्न रेलवे का पलटवार आया है, जवाब आया है। रेलवे ने टीएमसी के वीडियो को भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया ये जो वीडियो है ये भ्रामक है, जो टीएमसी के प्रवक्ता की ओर से किया गया। लोकल ट्रेन रुकी थी, वंदे भारत निर्धारित गति से बढ़ रही थी। ट्रेनों की ऑटो सिग्नलिंग के जरिए आवाजाही होती है, जो सिग्नलिंग होती है, ये रेलवे ने अपने बयान में कहा है, अपने जवाब में कहा है। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, रेलवे परिचालन सुरक्षित है।
और आपको बताते हैं ईस्टर्न रेलवे ने क्या कुछ कहा है। रिजू दत्ता के आरोपों पर ईस्टर्न रेलवे ने क्या कुछ कहा है। पहली बड़ी बात, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वीडियो भ्रामक है। दूसरी बड़ी बात, 36071 हावड़ा लोकल चेराग्राम स्टेशन के बाहर रुकी थी, ये कहा गया। तीसरी बड़ी बात, लगभग 6:20 पर हावड़ा लोकल स्टेशन के बाहर रुकी थी। चौथी बड़ी बात, वंदे भारत एक्सप्रेस सिग्नल का ठीक से पालन कर रही थी, ये बताया गया रेलवे की ओर से। पांचवी बड़ी बात, वंदे भारत एक्सप्रेस निर्धारित गति से ट्रैक पर चल रही थी, ये सेक्शन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से कंट्रोल होता है। सातवीं बड़ी बात, रेलवे ट्रैफिक में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का पालन हो रहा था, यानी सब कुछ सुचारू था। आठवीं बड़ी बात, रेलवे परिचालन पूरी तरह से सुरक्षित है, ये रेलवे ईस्टर्न रेलवे की तरफ से कहा गया। ऐसा लगता है अनावश्यक अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और 10वीं बड़ी बात, वीडियो लोगों को गुमराह करने के लिए पोस्ट किया गया है। तो ये 10 क्लैरिफिकेशन या सफाई कहे या जवाब कहे जो कि रेलवे की ओर से रिजू दत्ता के आरोपों पर सामने आए हैं।